किसानों के लिए हम सब संवेदनशील हैं। उन्हें मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगी कि वादे के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 30 जून 2024 को टोंक से किसान सम्मान निधि की प्रथम किश्त के रूप में 66 लाख किसान भाइयों को डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि की अतिरिक्त राशि 650 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की। राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार है जब हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को राज्य सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान में के इतिहास में ये पहली बार है जब हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को राज्य सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की जिनका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 1400 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम्स का निस्तारण किया गया तथा 9000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए। माननीय सदस्य, कांग्रेस सरकार, माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, कांग्रेस सरकार द्वारा पशुपालकों को राहत देने के लिए पशुओं के बीमा के ढोल तो बहुत बजाए, लेकिन अपने कार्यकाल में एक भी पशु का बीमा नहीं करवाया। एक भी पशु का बीमा आप मानते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बिल्कुल माननीय सदस्य एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे एक्सेप्ट करते जाइए, क्या करें। हमने न केवल दुधारू पशुओं गाय भैंस ही नहीं बल्कि अन्य पशुओं भेड़ बकरी ऊंट को शामिल करते हुए पशुधन बीमा का दायरा भी बढ़ाया है। भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा गरीब किसानों के संबंध में चिंता व्यक्त की। उस संबंध में मैंने मेरे बजट भाषण में भी यही कहा कि आपके मिसमैनेजमेंट के कारण किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। अच्छा है आपने अपनी नाकामी को स्वीकारा तो सही, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत जरूरी, लेकिन ये स्वीकार नहीं आप कर रहे हैं ना सपोर्ट। अरे आप मेरी हर बात पे सहमति, अरे आप भी माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य आपके लोग कर रहे हैं। माननीय सदस्य सबसे ज्यादा तो आप मेरी हर बात पे सहमति प्रदान कर रहे हैं, हर बात को अग्री कर रहे हैं। माननीय सदस्य, अच्छा है आपने अपनी नाकामी को स्वीकारा तो, लेकिन इस अरे माननीय सदस्य बैठिए, माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य नो बैठिए, माननीय सदस्य, लेकिन ये स्वीकार, माननीय सदस्य सीमा क्रॉस कर रहे हो, लेकिन माननीय सदस्य सीमा क्रॉस कर रहे हो, बहुत ही विलंब से आई, लेकिन चलो आई तो सही, स्वीकारा तो सही। सीमाओं का उल्लंघन मत करो। माननीय सदस्य भीम से आने वाले क्या कर रहे हो, इस सीमाओं का उल्लंघन करोगे नाम लूंगा। टोडा भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसानों को जो फसली ऋण मुफ्त ब्याज कर दिया जाता था हमने तो उसमें भी कटौती कर दी। माननीय सदस्य का ये सरासर झूठ तथ्य है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपने ये जो बात रखी है ये तथ्यों के विपरीत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हमने पिछली वर्ष से अल्पकालीन फसली ऋण की राशि में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि करते हुए अनुदान का भी प्रावधान किया है। साथ ही हमने पशुपालक साथियों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी प्रारंभ की है। इसी प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने पानी के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हुए
ERCP सहित प्रदेश की प्रमुख पेयजल परियोजनाओं को अटकाने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार ने अल्प समय में ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में ERCP के लिए केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश के साथ MOU कर प्रथम चरण हेतु कार्य आदेश भी जारी कर दिए हैं। माननीय सर, बहुत हो गया। माननीय सदस्य बैठिए, आप तो बैठिए, थोड़ा हो गया, बहुत है। साथ ही शेखावटी अंचल के लोगों की बरसों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए यमुना जल समझौते के तहत केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया जा चुका है। ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार एवं सुधार। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा केवल बिजली की खरीद पर ही ध्यान दिया गया। राज्य में स्वयं के प्लांट्स की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष यह तो अब भी मानेंगे कि आपकी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में एक भी पावर जनरेशन प्लांट की स्थापना नहीं हुई और आप सोलर ऊर्जा की बात करते हैं। और ये भी सबको विदित है, ये भी सबको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से अब राज्य 33,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। इसके साथ ही गत सरकार के समय पूर्व से संचालित प्लांट्स का PLF भी मात्र 55.10% रहा। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही राज्य के प्लांट्स की क्षमता के उपयोग पर पूर्ण ध्यान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप PLF 70.32% हो गया है। हमारी गत भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार की उदय योजना को राज्य में वर्ष 2015 से लागू कर विद्युत कंपनियों के बकाया ऋणों की 75% राशि 62,422 करोड़ रुपए अधिग्रहित टेकओवर पर विद्युत कंपनियों का ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल टर्नअराउंड किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में डिस्कॉम्स राशि 2,607 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में थी। तत्पश्चात कांग्रेस सरकार की ऊर्जा क्षेत्र में अदूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप प्रदेश की डिस्कॉम्स एवं ऊर्जा क्षेत्र को अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। इसी का परिणाम रहा कि वर्ष 2020-21 से डिस्कॉम्स पुनः घाटे की स्थिति में आ गए और दिसंबर 2023 तक डिस्कॉम्स का अक्यूमुलेटेड लॉस राशि 1,01,215 करोड़ रुपए व बकाया ऋण राशि 91,767 करोड़ रुपए हमें विरासत में मिले। इतना घाटा। हमारी सरकार ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार द्वारा विगत कुछ समय में ही इस संबंध में केंद्र सरकार के विभिन्न PSU से MOU किए जाकर उनको धरातल पर लाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे राज्य में सबको निर्बाध बिजली मिल सकेगी और साथ ही डिस्कॉम्स की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ के रखने की श्रृंखला में बायतू से आने वाले सदस्य ने कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लगने वाले विद्युत शुल्क इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समाप्त कर दी गई। यहाँ मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ कि इसमें कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लगने वाले विद्युत शुल्क को समाप्त नहीं किया गया है।
मात्र कैप्टिव पावर प्लांट्स के ऑक्सिलरी एनर्जी कंजम्पशन वाले भाग पर लगने वाले विद्युत शुल्क इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को ही समाप्त किया गया है। लगता है माननीय सदस्य ने पूर्व में ध्यान से पूरी बात नहीं सुनी हो, सुनी भी नहीं आप लोगों ने, पढ़ी भी नहीं, जो मर्जी है आप बोलते गए। बोलने के लिए बोलना पड़ता है, समझ में आता है, बोलना ही है, विपक्ष है आप बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को दिन के समय 2 बार बिजली ये उछल के बोलने की जरूरत नहीं है। आई विल नेम यू। आज मुझे मजबूरन बाहर निकालने के लिए कहना पड़ेगा। मिस्टर बोरा, माइक यू, तीसरी बार कह रहा हूं, और अब की बार यदि इस तरह किया तो मैं तुरंत बाहर भेजने के मजबूर होऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को दिन के समय 2 बार बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की गई, परंतु उस पर अमल नहीं किया गया और वह कागजी घोषणा बनकर रह गई। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि हम 2027 तक किसान भाइयों को दिन के समय भी बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। रिसर्जेंट राजस्थान, कांग्रेस सरकार द्वारा हमारे द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किए गए रिसर्जेंट राजस्थान की नकल करते हुए इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 आयोजित की गई, जिसमें केवल थोड़ी चर्चाएं की गई। कुछ ग्रुप्स कंपनी से एमओयू किए गए, परंतु इन एमओयू पर केवल कागजी कार्रवाई हुई, कोई एमओयू धरातल पर नहीं आया। एमओयू रखने से डर रहे हैं। आप बात करते हो हम इंडस्ट्री को पानी देंगे, आप बात करते हो हम किसान को सिंचाई के लिए पानी देंगे, पीने के लिए भी पानी पूरा नहीं होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बता देना आपके जवाब के अंदर जवाब दें। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा इसी प्रकार से रामगढ़ का जो बांध है, आपको पता होगा कि 1982 के अंदर एशियाई जब खेल हुए, इसके अंदर नौकायान की प्रतियोगिता हुई थी। आज पूरे जयपुर की प्यास वो बुझा सकता है बांध, और ये बांध वित्त मंत्री जी को तो मैं कहना चाहूंगा आपके पुरखों के द्वारा बनाया हुआ है। क्या इस बांध के बारे में हमें नजर नहीं आता कि किस प्रकार से लोग इस बांध का दम घोट रहे हैं? इसके अंदर रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, प्लॉटिंग की जा रही है, इसके कैचमेंट एरिया को दबाया जा रहा है। हाई कोर्ट की कमेटी मानती है कि इस पे अतिक्रमण है, लेकिन हमारी सरकार ये नहीं मानती कि इस पे अतिक्रमण है। मैं कोई बजट पे क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं बात कहना चाहूंगा। आज एक पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की लोगों की सोच है कि राजस्थान के अंदर पानी की कमी है, हम सब भी यही मानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर हर साल लगभग 170 बिलियन मीट्रिक क्यूब बरसात होती है, और जितनी हमको जरूरत है उससे डबल होती है। यह आश्चर्य का विषय है। हमारे पास पानी है, बरसात होती है, लेकिन हम उसको सहेज नहीं पाते। हमारा पानी या तो अन्य प्रदेशों के अंदर बह के चला जाता है, या जो हमारे बांध हैं जिनमें हमने उनको स्टोरेज किया है, वहां से वो वाष्प बन के पानी उड़ जाता है। क्या हमने सोचा है कि इस पानी को किस प्रकार से बचाएं? क्योंकि राजस्थान के अंदर हम इंडस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, युवाओं की जो बात कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, आज इंडस्ट्री क्यों जा रही है हमारे यहां से? पानी नहीं, बिजली नहीं है। तो क्यों नहीं हम इस पे सोलर पैनल लगाएं? क्या हमारा इरादा इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि सौर ऊर्जा जो कि पूरे देश के अंदर हमें भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है, उसका फायदा हम उठाएं। हम सौर ऊर्जा लगाएंगे, पानी का वाष्पीकरण बचेगा, अच्छी धूप आएगी,
बिजली पैदा होगी और पानी बचेगा। इस पर अगर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरा सुझाव है बजट के अंदर। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हो रहा है। और आप जितनी लागत लगाएगी सरकार लगाए, कोई प्राइवेट देने की बात नहीं है, सरकार खुद लगाए। 5 साल में आपके पैसे वापस आपके पास, आपकी पूर्ति हो जाएगी और प्रदेश की जनता को बिजली मिल जाएगी। आज मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहता हूं, हम लोग एसी के अंदर बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं हम गरीब की। क्या हमने देखा है कि आज लाइट कितनी आ रही है पिछले 1.5-2 महीने से? आप लोगों के पास बच्चे पूरी आ रही है। आप लोगों के पास में 3 चुनौती आई सरकार बनने के बाद। पहली आई गर्मी की, आप बिजली नहीं दे पाए। गरीब का बच्चा आज भी झोपड़ी के अंदर पढ़ाई के लिए तरस रहा है, बिजली आएगी तो मैं पढ़ाई करूंगा। बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला, बुजुर्ग किस परेशानी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमें नहीं दिखता। अगर हमें दिखता तो हमारे दिल के अंदर से आवाज आती, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम लोगों को बिजली उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कांग्रेस ने गलत एमओयू कर दिया, कांग्रेस की गलत नीतियां रही, या हम एक दूसरे को कह सकते हैं आप ठीक है, आप कांग्रेस का नाम ले दीजिए, हम बीजेपी का नाम ले देंगे। जनता की क्या गलती है? हम दोनों पक्षों को बराबर यहां पे बैठाया है। पिछले 30 वर्षों में चाहे ये पक्ष हो चाहे ये पक्ष हो, बनते तो हम ही आ रहे। जनता की क्या गलती है? लेकिन फिर भी हम कोसते हैं, कांग्रेस आ गई तो बीजेपी को कोसती है, बीजेपी आ गई तो कांग्रेस को कोसती है। क्या कोई ठोस निर्णय कब हम लेंगे? उन बेचारे गरीब गांव के अंदर रहने वाले लोगों की क्या गलती है? उनको बिजली क्यों नहीं मिल रही? आप बिजली नहीं दे पाए, आप किसान को बिजली नहीं दे पाए, आप उद्योग को बिजली नहीं दे पाए। यह स्थिति आपकी बिजली की है। कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई मतलब नहीं, जनता परेशान है। पूछिए सरकार चला कौन रहा है? बात डबल इंजन की थी, यहां तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरी ट्रेन के अंदर डब्बे न होके सारे इंजन लग गए हो और आधे इंजन इधर खींचते हैं, आधे इंजन इधर खींचते। कोई कहता है मुख्यमंत्री जी चला रहे, भले आदमी, अच्छे आदमी। मुझे खुशी है कि पहली बार जीत के आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन मौका बार बार नहीं मिलता। आपको मौका मिला है, आपको अपनी परफॉर्मेंस साबित करनी पड़ेगी। आज मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री कहते हैं हमारी नहीं चल रही। अब आपने एक मिनट, सब मत पूछो, एक एक पूछो, मैं सबका जवाब दूंगा। यानी कि चोर की डाटी में तिनके वाली बात हो गई। यही जोगाराम जी, मुख्यमंत्री जी आप कहीं जोधपुर गए थे, आप इनसे मिले नहीं। इन्होंने कहा कि 1-1 लाख रुपए की थैली देने वाला मिल रहा है और कार्यकर्ता को नहीं मिलने दिया जा रहा। यही मंत्री पूछ रहे थे, यही कह रहे थे कि मंत्रियों की नहीं चल रही। और कौन कहेगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। दैनिक भास्कर अखबार और तारीख और बता दूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, और यही नहीं, ब्यूरोक्रेसी में भी चल रहा है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है। अब ब्यूरोक्रेसी में भी कौन चला रहा है, इस बात का भी बड़ा प्रश्न है आज प्रदेश के अंदर। तो ये आपको पता है, ये देख लो, आपके मंत्री सब एग्री हैं, आपके मंत्री एग्री हैं। मेरे को माननीय मंत्री जी, ये कोई आपका मंत्री इस्तीफा दे देता है, आप ये बता दीजिए किरोड़ी जी ने इस्तीफा क्यों दिया? 2 मंत्री आपके जा चुके हैं, एक तो अग्निवीर हो गए टीटी जी पहले उसके अंदर ही, और ये दूसरे अग्निवीर किरोड़ी मीणा जी हो गए, 4 साल भी नहीं पकड़ रहे, और एक मंत्री की तो आपने गाड़ी छीन ली। ऐसा क्या हुआ? डिपार्टमेंट हल्का दे दिया, क्या हुआ पता ही नहीं। ये सारी चीजें, अब वो मंत्री जी क्या करते हैं, वो मंत्री जी जाके ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं कि अवैध खनन का ट्रैक्टर है, और
इससे बुरी स्थिति क्या होगी मुख्यमंत्री जी, रिकॉर्ड निकलवा के देख लेना। मंत्री ने जो ट्रैक्टर पकड़ा, डीएफ ने उसको अगले दिन छोड़ दिया। ये गलत बताए ना तो आप पूछ लें। मैं ये कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, हम कुछ अच्छा सोचें, कोई नया विजन हमारा होना चाहिए। मैं आप पे आरोप लगाऊं, आप मेरे पे आरोप लगाएं, इनसे काम चलने वाला नहीं है। आज पेपर लीक की बहुत बात हुई है, पेपर लीक पे मैं आऊंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं जो यहां पे हूं, मैं भी एक साधारण दलित परिवार से हूं। मेरे पिताजी भी मजदूरी करते थे, मजदूरी करते सेना में गए, आके समाज सेवा में आए। आपके पिताजी भी किसान हैं, आज भी हैं, और मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और क्योंकि ये एक अजीब संयोग है कि आपके पिताजी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारे अध्यक्ष जी की पत्नी भी एडमिट हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द स्वस्थ होके वापस लौटे।